नमस्कार दोस्तों, फॉर एग्जाम 299 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ये 5वां सेट है। ठीक है, इसका रिवीजन चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे कहते हैं से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। कि जो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति है उसके चश्मे में किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो उस व्यक्ति के जो चश्मे में हम अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, आते कुछ पॉइंट में। इसमें ये निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देती। इसमें लेंस का आकार बढ़ जाता है जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब फोकस दूरी घटेगी तो जो आंखों का लेंस है उससे इसका आकार बढ़ने के कारण जो फोकस दूरी क्या होता है, रेटिना, अगर ये रेटिना है, रेटिना के पहले ही पॉइंट पे बनना, फिगर बनना या प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा, जिससे रेटिना पर न बनने के कारण हम उसको आसानी से देख नहीं पाएंगे। उसमें क्या होता है, निकट की वस्तु, मायोपिया में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं कानकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूरदृष्टि दोष के लिए, हाइपरमेट्रिया के लिए, इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें लेंस का आकार घट जाता है जिससे फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ने पर जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रकाश की फोकस दूरी होगी, वो रेटिना के पीछे बनेगी, जिससे आसानी से फिगर रेटिना पर न बनने के कारण आसानी से उस वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, इसका उपाय होता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस के सामने उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे इसकी फोकस दूरी को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या नाम है कि उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो क्या हो गया, दूरदृष्टि के लिए इस किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि तो उसके लिए न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है साफ, और न ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे हैं, मानव में पित्त का स्राव होता है, कहां से होता है, यकृत। यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, ये पित्त का क्या करता है, बाइल जूस का क्या करता है, स्राव करता है। जबकि गॉलब्लैडर क्या करता है, पित्ताशय उसे एकत्र करता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में इसका एकत्र होता है, वो पित्त क्या होता है, एकत्र होता है। यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन का भी निर्माण करता है, और यकृत का काम होता है अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, ये क्या करता है यकृत, ये अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को यकृत यूरिया में क्या करता है, बदलने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, अग्नाशय द्वारा, पेनक्रियाज में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन कर पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शर्करा में, और लाइपेज का काम होता है कि पित्त का पैसीकरण वसा को ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। इसे हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। इस हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। इसमें जो 17वें समूह का तत्व है, ये 17वें समूह के तत्व है, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है। इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक से संबंधित ये तत्व है। और संक्रमण तत्व की अगर हम बात करें, ये तत्व क्या ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। इनका डी ब्लॉक हमेशा अपूर्ण होता है, और ये सब पी ब्लॉक के बीच पाए जाते हैं, जैसे फेरिक, नियान और कोबाल्ट, ये संक्रमण तत्व में आते हैं। दुर्लभ तत्व की बात करें, ये इसे लेंथेनाइट श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इनका परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 के बीच में होता है। इसमें उदाहरण के लिए लेंथनम, सीरियम, यूरोपियम, टेर्बियम आदि इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणुविक सिद्धांत दिया गया है। अगर जॉन डाल्टन की बात करें, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, आंशिक दाब का नियम, गुरुत्व अनुपात का नियम,
दिया है, जबकि मैक्स मैक्स प्लैंक द्वारा क्वांटम सिद्धांत का नियम, डी ब्रॉगली के द्वारा तरंग यांत्रिक सिद्धांत का नियम और पाउली के द्वारा अपवर्जन सिद्धांत का नियम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6वां, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है? विखंडन जो प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, स्पायरोगायरा जो होता है ये विखंडन अलैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, पॉइंट में देखते हैं, जिसमें मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात करें तो एक विखंडन, एक मुकुलन और कायिक जनन होता है। जिसमें विखंडन में क्या होता है, इसमें केंद्रक टूटकर अलग अलग शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे इसमें बात करें कि अमीबा जो होता है इसके केंद्रक विभाजित हो जाते हैं और दूसरे प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के दो शरीर का निर्माण करते हैं। मुकुलन में अगर उदाहरण की बात करें, हाइड्रा ये मुकुलन का उदाहरण है। कायिक जनन की बात करें, इसमें ब्रायो, कीलम, गन्ना और आलू जैसे जो जनन होते हैं, इनके जो जनन होते हैं ये कायिक जनन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, किसी एक त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, तो उस अवस्था में मनुष्य का जो भार होगा, अपेक्षा भार जो होता है प्रत्यक्ष भार के वास्तविक भार की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। इसमें कहा है यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो मनुष्य का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर किसी त्वरण से वह लिफ्ट नीचे आ रही हो तो घटता हुआ प्रतीत होगा मनुष्य का भार। अगर वह एक समान गति से ऊपर या नीचे आ रही हो या जा रही हो तो उसमें कोई उसके मनुष्य के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अचानक रस्सी टूटने पर या डोरी टूटने पर जो लिफ्ट होती है ये अगर शून्य अवस्था में आ जाए तो मनुष्य का भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, करें यदि कोई लड़का 4 मिनट मतलब कि समय बराबर कितना दिया, 4 मिनट, सेकंड में इसको बदलेंगे 240 सेकंड, ठीक है। 600 न्यूटन बल मतलब F बराबर कितना, 600 न्यूटन बल और 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत शक्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम 4 मिनट को अगर समय को बदले सेकंड में तो ये टाइम हो गया 240 सेकंड। कार्य बराबर हम लोग पढ़े F इंटू डी, तो F इक्वल टू कितना था, 600 गुणे डी कितना था हमारे पास, कितना दूरी तय कर रहा है, 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो आया 1200 न्यूटन मीटर। अगर इसको शक्ति में बदले तो कितना शक्ति उसको लगा, तो W बराबर W अपन टी इक्वल टू 1200 अपन 240 इक्वल टू 50 वाट का उसको शक्ति की मात्रा जरूरत होगी। आंसर मतलब ए, आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है। जो एनीमिया होता है ये आरबीसी में लौह की जब कमी हो जाती है या लौह की मात्रा की जो कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। इसमें अगर ऑप्शन में देखें, पॉइंट में देखें तो इस रोग में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त लौह में कमी आ जाती है। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी इसे एथ्रोसाइट, आरबीसी को क्या कहते हैं, एथ्रोसाइट कहते हैं। इसे हीमोग्लोबिक नामक प्रोटीन का रंजक होता है। यह क्या होता है, हीमोग्लोबिक नामक प्रोटीन का रंजक होता है। इस स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जबकि ऊंट एकमात्र स्तनधारी जिसमें केंद्रक आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 5 से 9000 के बीच होती है। जबकि प्लेटलेट्स की बात करें इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 2 से 5 लाख के बीच होती है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 10वां, पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है। ठीक है, यह नर मादा मच्छर के द्वारा यह फैलता है। कौन सा, पीला बुखार। पित्त ज्वर को इंडिस इजिप्टाइटिस या स्टोगोमिया फेसिटाटा नामक मादा मच्छर से के काटने से फैलता है। यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। अगर उसी प्रकार डेंगू को भी देखा जाए तो डेंगू एक वायरस है, वायरस जनित रोग है। इसे क्यूलेस फेटिंगस
नामक मादा मच्छर से फैलता है। कौन क्या फैलता है? डेंगू भी एक मादा मच्छर से फैलने वाला विषाणुजनक रोग है। क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यूरोमीटर का प्रयोग वर्षा मापक यंत्र के लिए, हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव की आंशिक घनत्व के मापने के लिए, हाइग्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता माप के लिए, और फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा? और स्टेट के द्वारा क्या किया गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया। वही हेनरी के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज और फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 13। निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रिय नहीं है? हाइड्रोजन क्या है? अक्रिय गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियान, रेडान एक प्रकार का अक्रिय गैस है जो पीरियोडिक टेबल के 18वें वर्ग का समूह है। ठीक है, 18वें वर्ग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है। क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इसके कारण क्या होता है? मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कोलॉजी क्या कर रहा है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, आर्कोनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, रीति रिवाज या परंपराओं के अध्ययन के लिए, एपियोलॉजी मधुमक्खी के का अध्ययन के लिए, जबकि साइकोलॉजी पालतू कुत्तों के अध्ययन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। नक्शों का अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी कहा जाता है। नक्शों के अध्ययन को कार्टोग्राफी, जबकि कैलीग्राफी लिखावट का अध्ययन के लिए, या जियोग्राफी पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप का अध्ययन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर 14, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण एथिल अल्कोहल क्या करता है? पानी में अत्यंत घुलनशील है, अजय सही तरीके से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य स्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है? कौन सी? हाइपोथैलेमस, ये भी मस्तिष्क में उपस्थित है। पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में उपस्थित है। पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब कि हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, तीनों ग्रंथि क्या होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अधिकृत के द्वारा क्या होता है? मानव शरीर का क्या होता है? रक्तचाप नियंत्रित होता है। ठीक है, इन 20 क्वेश्चनों का सेट था। ठीक, अगला फिर सेट आएगा, छठवां सेट, साइंस से रिलेटेड ये सभी सेट है, और आरआरबी के साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संबंधित सेट है। इसे एक बार जरूर रिवीजन में डालिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर से जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।